भारतीय सिनेमा ने अपने 100 साल से भी अधिक के इतिहास में एक से बढ़कर एक कलाकार देखे हैं, लेकिन उनमें से ऐसे बहुत कम हैं जिनके लिए हम यह कह सकें कि इनके जैसा कलाकार भारतीय सिनेमा को इनके बाद दूसरा नहीं मिल पाया। ऐसे बहुत कम अभिनेता और संवाद लेखक हुए हैं जिनकी जगह उनके जाने के बाद हमेशा के लिए खाली हो गई। कादर खान साहब ऐसे ही अभिनेता और संवाद लेखक थे जिन्होंने जिस तरफ भी हाथ बढ़ाया वहां अपना होने का सबूत छोड़ दिया और उस काम को हमेशा के लिए महान बना दिया। आज के इस खास वीडियो में हम भारतीय सिनेमा के इसी कलाकार की बात विस्तार से करने वाले हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। धर्म रक्षा परम धर्म रक्षा बाहुबल अति सक्षम यम है हम है घूंघट खोल खोल मुखड़ा दिखा हसीना सकरकंद प्यार करने दे हमको कर नजर धड़कन 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 22 अक्टूबर साल 1937 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौलवी पिता अब्दुल रहमान खान और मां इकबाल बेगम के घर उनकी चौथी संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कादर खान। कादर खान के पिता अब्दुल रहमान खान कंधार के रहने वाले थे और इनकी मां आज के बलूचिस्तान से संबंध रखती थी। कादर खान के जन्म से पहले इनके 3 बड़े भाइयों का भी जन्म हुआ था, जो कि 8 साल की उम्र आते आते यह दुनिया छोड़कर चले गए। ऐसे में जब कादर खान का जन्म हुआ तो इनकी मां ने अपने पति से अफगानिस्तान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए कहा, क्योंकि अपने 3 बेटों की मौत से उन्हें अफगानिस्तान की धरती अपने परिवार के लिए अशुभ लगने लगी थी। अब्दुल रहमान खान ने अपनी पत्नी की बात मान ली, लेकिन अब प्रश्न यह था कि कहां चला जाए। एक गरीब परिवार के लिए अपने देश को छोड़कर किसी दूसरी अच्छी जगह को ढूंढना और वहां रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। यही कादर खान के परिवार के साथ भी हुआ और जब उन्हें कोई अच्छी जगह नजर नहीं आई तो उन्होंने बम्बई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा को चुन लिया और भारत की सबसे गंदी बस्ती में रहना शुरू कर दिया। कादर खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह एक ऐसी जगह थी जहां चोरी, डकैती और खून खराबा जैसे काम आम तौर पर होते रहते थे। ऐसी जगह में पैसों की तंगी भी कादर खान के परिवार के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी और ऐसे माहौल में मियाँ बीवी के बीच रोज झगड़े होने लगे और एक दिन इन सब बातों का एक अनचाहा परिणाम सामने आया जब कादर खान के माता पिता ने तलाक ले लिया और अलग अलग रहने लगे। कादर खान की जिंदगी में समस्याएं यहाँ से बढ़ने वाली थी। तलाक की खबर सुनकर कादर खान के ननिहाल से इनके नाना जी और मामा जी बम्बई आए और कहा कि इस इलाके में अकेली औरत का छोटे बच्चे के साथ रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें यानी कादर खान की माँ को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आखिरकार इकबाल बेगम के न चाहते हुए भी उनकी दूसरी शादी कर दी गई और इस बार जो शौहर उन्हें मिला उसके पास न तो कोई काम था और न ही वह काम करना चाहता था। ऐसे में इकबाल बेगम ने खुद अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उठाई और अब उनकी मेहनत से ही पूरा घर चलने लगा। कादर खान को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। कादर खान जब भी अपने सौतेले पिता से कुछ रुपए मांगने जाते तो वो उन्हें अपने सगे बाप के पास जाने को कह देता। कादर खान उनका यह जवाब सुनकर कभी कभी तो मन महसूस कर रह जाते, लेकिन कभी कभार पेट की भूख उन्हें अपने सगे पिता के पास जाने को मजबूर कर देती। दूसरी तरफ उनके सगे पिता की आमदनी भी कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपने बेटे के लिए वो भी कहीं से उधार मांगकर 2-3 रुपये ले आते और कादर खान को दे देते। इन रुपयों से कादर खान के परिवार के 3 दिनों के खाने का इंतजाम तो हो जाता, लेकिन अगले 3-4 दिन उन्हें भूखे पेट ही गुजारा करना पड़ता। इस तंगहाल बदहाल जिंदगी में कादर खान को जब कुछ भी नजर नहीं आता तो वो अपने घर के पास स्थित एक कब्रिस्तान में चले जाते थे और वहाँ अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उतार कर घर आ जाते थे। बेटे, इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। एक और जहां जिंदगी में बदहाली चल रही थी तो दूसरी तरफ कादर खान पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे और पढ़ाई लिखाई करने के दौरान ही उन्हें नाटकों में अभिनय करने की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी थी।
कादर खान मंचों पर अभिनीत होने वाले नाटकों में जो कुछ भी अच्छा सुनते या देखते उसे याद कर लेते और एक डायरी में लिख लेते। पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन अपनी माँ को मशक्कत मजदूरी करते देखना कादर खान को पसंद नहीं आ रहा था। और एक दिन अपने दोस्तों की बात मानकर कादर खान ने एक मिल में 2-3 रुपये के लिए काम करने का मन बना लिया। लेकिन मिल के लिए निकलने से पहले अपने घर से निकलकर जब वो सीढ़ियों तक पहुँचे तो उनकी माँ ने उन्हें रोक लिया और कहा कि मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे 2-3 रुपयों से हमारी गरीबी दूर नहीं होने वाली है। अगर तुम्हें वाकई अपने घर की गरीबी दूर करनी है तो पढ़ो और खूब पढ़ो। ये शब्द कादर खान साहब के मन मस्तिष्क में बैठ गए। किताबें फेंककर मिल के लिए निकले कादर खान ने उन किताबों को उठाया और फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने तक लगातार पढ़ते रहे। इस दौरान एक तरफ पढ़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ नाटक और मंचों पर काम करने का प्रयास भी चल रहा था। एक दिन जब अपनी जिंदगी से हैरान परेशान कादर खान कब्रिस्तान पहुँचे तो एक टॉर्च की लाइट अचानक उनके चेहरे पर पड़ी और जिसने वो टॉर्च पकड़ रखी थी उन्होंने कादर खान को अपने पास बुलाकर पूछा कि क्या तुम ड्रामा में काम करोगे? कादर खान ने हाँ कह दिया। अगले दिन उन्हें सुपर टॉकीज के सामने एक ऑफिस में बुलाया गया और वहाँ उन्हें अपनी जिंदगी का पहला एक्टिंग असाइनमेंट मिला। उस नाटक का नाम था मामक अजरा, जिसमें कादर खान को एक राजकुमार का किरदार निभाने के लिए कहा गया। इसके लिए उन्हें 200 रुपये भी दिए गए थे। मामक अजरा में कादर खान को काम देने वाले उस व्यक्ति का नाम अशरफ खान था, जो कि महबूब खान की फिल्म रोटी में काम कर चुके थे। कादर खान उन्हें फरिश्ता मानते थे क्योंकि वहाँ से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। 10 साल की उम्र में कादर खान को उन्हें एक्टिंग करने का पहला मौका मिल गया था, जिसके बाद मंचों पर काम करने का सिलसिला जारी रहा। और एक दिन जब कादर खान स्टेट लेवल के किसी नाटक में काम करने के बाद घर पहुँचे तो उनकी माँ खून की उल्टियाँ कर रही थी और एक पतीले में खून भरकर बाहर फेंक रही थी। कादर खान ने जब उनसे सवाल किया तो पता चला कि ये सब कुछ पिछले कई दिनों से चल रहा है और उनकी माँ ने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। कादर खान डॉक्टर के पास पहुँचे, लेकिन डॉक्टर ने उनके साथ कादर खान के घर जाने से मना कर दिया। ऐसे में कादर खान ने उन्हें जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाया और अपने घर तक लेकर आए, लेकिन तब तक उनकी माँ का निधन हो गया था। उस दौरान जागृति नाम से एक ऑल इंडिया थिएटर कंपटीशन होता था, जिसमें एक बार कादर खान के एक नाटक लोकल ट्रेन को भी शामिल किया गया। उस कंपटीशन के जज थे राजेंद्र सिंह बेदी, कामिनी कौशल और नरेंद्र सिंह बेदी। उन्हें उनका यह नाटक बेहद ही पसंद आया और यह नाटक उस कंपटीशन में पहले स्थान पर रहा। उस दिन पुरस्कार देने के बाद राजेंद्र सिंह बेदी ने कादर खान को फिल्मों में संवाद लिखने के लिए कहा और अपने बेटे नरेंद्र सिंह बेदी की फिल्म जवानी दीवानी की संवाद लिखने की जिम्मेवारी देते हुए उनको कहा, ये लो 1500 रुपये और तुम फौरन काम शुरू कर दो। कादर खान ने वो 1500 रुपये लिए और बम्बई के एक खाली मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ 3 ही घंटों में उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया। यह फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान का पहला काम था, जो कि उन्होंने न चाहते हुए भी पूरा किया, क्योंकि उस समय कादर खान सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने ही कॉलेज में बच्चों को 400 रुपये प्रति माह की पगार पर पढ़ाने का काम करते थे। उनका यह काम भी चलता रहा और साथ ही साथ जवानी दीवानी के बाद उन्हें फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया था। साल 1973 में राजेश खन्ना की फिल्म दाग के साथ हिंदी सिनेमा में कादर खान ने एक अभिनेता के तौर पर भी अपना पदार्पण कर लिया था। इसी दौरान कॉमेडियन आगा ने कादर खान का एक नाटक ताश के पत्ते देखा और उन्होंने दिलीप कुमार को उस नाटक को देखने और उस पर फिल्म बनाने के लिए कह दिया। दिलीप कुमार ने यह नाटक देखने के लिए कादर खान को फोन किया और नाटक देखने की इच्छा जताई, जिसके जवाब में कादर खान ने कहा कि इसके लिए आपको मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहली ये कि आपको पर्दा उठने से पहले आना होगा और आप पर्दा गिरने के बाद ही जा सकते हैं। दिलीप कुमार ने उनकी शर्तों को मान लिया और नाटक देखने के बाद मंच पर खड़े होकर अपनी 2 फिल्मों सगीना और बैराग में कादर खान को काम देने का वादा कर लिया। इस तरह से कादर खान का फिल्मी सफर चल पड़ा था, जिसमें वो संवाद भी लिख रहे थे और अदाकारी भी कर रहे थे। साल 1976 में आई फिल्म अदालत में इंस्पेक्टर खान का किरदार कादर खान को अमिताभ बच्चन के कहने पर दिया गया था, जिसके बाद यह दोस्ती अगले कई सालों तक अटूट रही और दोनों ने एक दूसरे के करियर में बराबर का सहयोग दिया था। साल 1976 में आई फिल्म खून पसीना से कादर खान को एक विलेन के रूप में भी पसंद किया जाने लगा और वो आगे चलकर कई नेगेटिव किरदार निभाते नजर आए। साल 1974 में जब मनमोहन देसाई अपनी फिल्म रोटी पर काम कर रहे थे, तब उन्हें एक अच्छे संवाद लेखक की जरूरत थी, जो कि ऐसे संवाद लिख सके जिस पर फिल्म देखने वाले लोग तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं। और यह बात
जब कादर खान साहब ने सुनी तो वो देसाई साहब के पास पहुँचे, लेकिन देसाई जी नए लेखक के साथ काम करना नहीं चाहते थे। लेकिन कादर खान के भरोसे को देखते हुए उन्होंने रोटी के संवाद लिखने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। कुछ समय बाद जब कादर खान अपना काम दिखाने देसाई साहब के पास गए तो वो डायलॉग पढ़कर उछल पड़े और कादर खान से पूछा कि तुम्हारी फीस कितनी है। कादर खान ने कहा, मैंने पिछली फिल्म 21,000 रुपए में की थी। इसके जवाब में देसाई साहब ने कहा कि मेरा राइटर को 21,000 रुपया नहीं बल्कि 1,21,000 रुपये मिलने चाहिए। इस तरह से कादर खान के करियर में एक नई पारी की शुरुआत हुई, जिसमें वो और अमिताभ बच्चन सिर्फ 2 लोग ही ऐसे थे जो प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे प्रतिद्वंदियों के दोनों खेमों में काम करते थे। मुकद्दर का सिकंदर, कुली, शराबी, अमर अकबर एंथनी और परवरिश जैसी कई बड़ी फिल्मों के अमर संवाद इन दोनों खेमों के लिए कादर खान साहब ने लिखे, जो कि अमिताभ बच्चन के करियर में मील का पत्थर साबित हुए। कादर खान अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि प्रकाश मेहरा से उनकी पहली मुलाकात काफी पहले ही हो गई थी। उस समय कादर खान फिल्मों से दूर साबू सादिक कॉलेज में पढ़ाने का काम करते थे और वहीं एक बार प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म हसीना मान जाएगी की शूटिंग कर रहे थे, जिसके कुछ संवाद उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। प्रकाश मेहरा ने अपनी इस दिक्कत को दूर करने के लिए कादर खान साहब को बुलवाया और उन्हें अपनी फिल्म का संवाद ठीक करने के लिए कहा। इस मुलाकात के बाद जब कादर खान साहब ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो प्रकाश मेहरा के साथ कई फिल्मों में भी काम किया। कादर खान की लेखनी में अपनी माँ की यादें और अपना बीता हुआ बचपन साफ साफ झलकता था। ये बॉलीवुड के उन संवाद लेखकों में थे जो हर तरह के इंसान को ध्यान में रखते हुए संवाद लिखा करते थे। मुकद्दर का सिकंदर सहित मनमोहन देसाई की टिपिकल खोने और मिलने की कहानियों में कादर खान ने अपनी जिंदगी की तस्वीर सामने रखने की कोशिश की थी। कादर खान मिड 70s और अर्ली 80s तक हर साल लगभग 4-5 फिल्मों में काम करते रहे थे और उसके बाद उन्होंने साउथ की फिल्मों के हिंदी रीमेक में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया और कई फिल्मों की कहानियां और संवाद लिखे, जिसमें अधिकतर हीरो जीतू जी ही हुआ करते थे। साल 1981 में कादर खान की 14 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से कुछ में ये कैमियो करते नजर आए तो कुछ में इनका बड़ा रोल भी था। साथ ही बदले की आग जैसी फिल्म में इन्होंने डबल रोल भी किया था। अपने शानदार फिल्मी सफर में कादर खान पर बहुत से आरोप भी लगाए गए थे। कभी उन पर अपनी लिखी हुई फिल्मों में खुद के किरदार को बड़ा करके पेश करने का आरोप लगाया गया तो कभी गंदे संवाद लिखने के भी आरोप लगे। इसके अलावा कादर खान को अपने सबसे अच्छे दोस्तों प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई को सफलता मिलने के बाद छोड़ने के लिए भी खरी खोटी सुननी पड़ी थी। इन सब के बीच जब कुली फिल्म के एक्सीडेंट के बाद अमिताभ बच्चन राजनीति में चले गए तो इन दोनों दोस्तों की पुरानी दोस्ती में दुश्मनी पनपने की खबरें भी सामने आने लगी। बच्चन साहब और कादर खान के बीच अलगाव के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कादर खान अमिताभ बच्चन को राजनीति में शामिल होने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन बच्चन साहब नहीं माने। तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अमिताभ बच्चन को कादर खान के द्वारा सिर्फ अमित कहकर पुकारा जाना अच्छा नहीं लगता था। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये दोनों पुराने दोस्त ज्यादा समय तक मन मुटाव नहीं रख सके और एक बार फिर इन दोनों के बीच पुराना प्यार लौट आया था। खैर 70 और 80 के दशक में अपने नेगेटिव किरदारों से लोगों के मन में डर पैदा करने वाले कादर खान का मन अपने काम को लेकर तब बदल गया जब उन्होंने अपने बच्चों से यह सुना कि उनके दोस्त उन्हें इस बात के लिए चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा बाप तो बुरे काम करता है। इसके अलावा कादर खान को उनके स्टूडेंट्स भी जब उनसे मिलते तो नेगेटिव किरदार ना करने के लिए कहते। इन सब बातों को देखते हुए कादर खान ने अंत में फिल्म हिम्मत वाला से अपने करियर की नई शुरुआत की और लोगों को हंसाना शुरू कर दिया। 90 के दशक में कादर खान ने जहां अपनी कलम से विजय दीनानाथ चौहान और शक्ति कपूर के द्वारा निभाए गए नंदू को शक्ल देने का काम किया, तो वहीं गोविंदा के साथ एक बेहतरीन जोड़ी को भी पर्दे पर दिखाया। राजा बाबू, अखियों से गोली मारे और कूली नंबर 1 जैसी कई फिल्मों में इस जोड़ी ने लोगों को हंसाने का काम किया। इसके अलावा भी इस दशक में कादर खान ने तकदीर वाला फिल्म में यमराज बनकर भी लोगों को गुदगुदाने का काम किया। 90 के दशक में एक तरफ जहां कादर खान गोविंदा के साथ काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार के साथ भी इन्होंने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और सपूत जैसी कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया। खैर 21वीं सदी तक आते आते कादर खान हमें फिल्मों में कम नजर आने लगे और उनका लेखन जो पहले से ही कम हो गया था वो नई सदी में आकर बिल्कुल ही बंद हो गया और यह कलाकार अपनी पसंद का लेखन करने लगा, जिसमें गालिब की गजलों को आम जन तक पहुँचाने के लिए उनका अनुवाद भी शामिल था।
कादर खान ने एक अभिनेता और लेखक के तौर पर बेहतरीन काम किया, लेकिन यहाँ आकर इस कलाकार का दायरा खत्म नहीं होता, बल्कि इन्होंने तो फिल्म शमा से फिल्म निर्माण में भी कदम रखा था और अपने अनुभवों को लेकर फिल्म जाहिल भी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह फिल्म नहीं बन पाई और इनकी यह पारी एक फिल्म के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई। इसके अलावा कादर खान ने टेलीविजन की दुनिया में भी काम किया और 3 टेलीविजन शोज बनाए थे। कादर खान का विवाह अजरा खान से हुआ था, जिनसे इन्हें 3 बेटे हुए, जिनका नाम सरफराज खान, शाहनवाज खान और कुद्दूस खान है। इनके बड़े बेटे सरफराज खान ने फिल्मों में काम करने के अलावा अपने पिता के कई नाटकों का डायरेक्शन भी किया है। कादर खान को अपने बेहतरीन फिल्म करियर में बेस्ट डायलॉग्स के लिए साल 1982 और साल 1993 में क्रमशः मेरी आवाज सुनो और अंगार के लिए, तो वहीं बेस्ट कॉमेडियन के लिए साल 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे। इसके अलावा साल 2013 में साहित्य शिरोमणि अवार्ड मिलने के बाद कादर खान साहब को मरणोपरांत साल 2019 में पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। अपने आखिरी समय में कादर खान सांस लेने की दिक्कत का सामना कर रहे थे और इलाज कराने के लिए कनाडा चले गए थे, जहां कुछ समय बिताने के बाद 31 दिसंबर 2018 को उनका निधन वहां के समय के अनुसार शाम 6 बजे और भारत के समय के अनुसार 1 जनवरी सुबह 4 बजे भारतीय फिल्मों का यह जगमगाता सितारा सदा के लिए लुप्त हो गया। तो ये थी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कादर खान साहब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।